प्राइवेट स्कूल की मनमानी फीस, उनकी मनमानी तरीके से ड्रेस जो एक ही दुकान से पर्टिकुलर खरीदना, और उनका जो कोर्स किताबों का वो भी एक ही से खरीदना, इसके लिए कई बार दतिया के लोगों ने आवाज़ उठाई। किताबें ऐसे खरीदने के लिए मजबूर करते हैं जिसका कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसी पब्लिकेशन की खरीदिए, इसी ऑथर की खरीदिए जो कि नियमों के पूर्णतः खिलाफ है। परंतु इसके बावजूद भी 2-2 लाख 4-4 लाख की बकाया राशि होती है, वो जमा नहीं करते। एक तरफ आप कह रहे हो कि हमारे पास गन है, गन सस्ती आती नहीं है, 1 लाख 2 लाख के ऊपर ही गन आती है। आप गन रखने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, परंतु शासन का बिजली बिल का बकाया आप नहीं भर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े जी से, और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सर आपका जीवन परिचय। सबसे पहले सभी को मेरे तरफ से नमस्कार, जय माई की। मेरा नाम स्वप्निल वानखेड़े है। मैंने स्कूलिंग मेरी जवाहर नवोदय विद्यालय से गवर्नमेंट स्कूल से की हुई है पूरी। मेरा पूरा का पूरा जीवन गवर्नमेंट स्कूल में ही गया है। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद मैंने लगभग 3 साल तक प्राइवेट नौकरी की है मुंबई में और पुणे में। उसके बाद फिर पापा के मोटिवेशन से और उनके प्रोत्साहन के बाद मैं यूपीएससी की तैयारी शुरू की। मैंने यूपीएससी में सबसे पहले असिस्टेंट कमांडेंट की एग्ज़ाम पास की थी। उसके बाद मैंने इंडियन रेवेन्यू सर्विस में इनकम टैक्स कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स ज्वाइन हुआ। उसके बाद फिर आईएएस में मुझे मध्य प्रदेश कैडर मिला। मध्य प्रदेश कैडर मेरे होम कैडर के बाद पहली ही चॉइस थी, जो मुझे भगवान की आशीर्वाद से मिल गया था। सर मेरे ख्याल से आप 19 जून को पहली बार आप दतिया आए जी, और आपने दतिया आते ही आपने सबसे पहले दतिया के जितने धार्मिक स्थल थे, पीतम्बरा माई, उन्नाव बालाजी और रतनगढ़, सबके आपने दर्शन करे, तो एक भावनाओं से आपकी से जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरह से आप दतिया में काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि काम करने से पहले आपने सबका आशीर्वाद लिया दतिया में काम करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। हर किसी की अपनी अपनी अलग आस्था होती है। मेरी आस्था भगवान में है। ये मेरा निजी विषय है। मैं जो भी काम करना चाहता हूँ तो आस्था के बाद करना चाहता हूँ जी। और इसीलिए जो हमारे दतिया ज़िले में अलग अलग धाम है, उनके पास मैं पहले माथा टेकने गया। माथा टेकने का उद्देश्य है कि आशीर्वाद प्राप्त करना, आशीर्वाद भगवान का भी और जो हमारे ज़िले के जो लोग हैं, हमारे निवासी हैं, उनका भी आशीर्वाद। उसके साथ साथ ज़िले को देखना भी एक उद्देश्य था। और उसके साथ ही जहाँ नवरात्रि, दिवाली और बड़े बड़े त्यौहार में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, लगभग 25 लाख लोग रतनगढ़ माता के पास माथा टेकने आते हैं, तो उसकी एक नज़र भी उस पर ऊपर देखना था कि वो कैसी व्यवस्था रहेगी और हमें कैसे प्रिपरेशन करना पड़ेगा 3 महीने बाद। तो ओवरऑल आशीर्वाद के साथ साथ जनता का आशीर्वाद और व्यवस्था और ज़िले को पहचानने का मुझे वो एक अवसर मिला था। इसके कारण मैं सब जगह पे घूम के आया। सर मेरी नज़र में आपके द्वारा पहली कार्रवाई भांडेर में की गई थी, और वहाँ एक स्कूल की दीवार गिर गई थी, जहाँ एक महिला प्रधानाध्यापक को आपने शायद कार्रवाई करके हटाया था। और आपकी कार्रवाई के अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, मुझे देखने को मिला कि अभी फ़िलहाल में 27 जुलाई को राजस्थान में एक स्कूल की दीवार छत गिर गई, जिसमें कई मासूमों की जान चली गई। तो उस दिन मुझे लगा कि आपने पहले से ही 1 महीने पहले मतलब इतनी अच्छी कार्रवाई करी, तो मतलब आप इस जो जर्जर स्कूल हैं जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तो इसके लिए क्या आप मतलब अपनी साइड से कदम, क्या निर्देश देना चाहते हैं आप? प्रशासन की बहुत बड़ी प्रायोरिटी रहती है गवर्नमेंट स्कूल्स और अस्पताल, जहाँ बच्चे और जो पीड़ित लोग हैं वो आते हैं अस्पताल में। वहाँ घटनाओं को कोई बचा नहीं सकता, लेकिन घटनाओं को अगर पहले से ध्यान में दिया जाए तो उसके ऊपर कार्रवाई हम ज़रूर कर सकते हैं। ये देखने में आया है कि स्कूल की जब कोई भी दीवार ख़राब हो जाती है, जर्जर हो जाती है, तो हमारे स्कूल की जिम्मेदारी रहती है, प्रशासन की जिम्मेदारी रहती है कि उसको संज्ञान में ले और बच्चों को वहाँ से सुरक्षित जगह पे शिफ्ट कराएं। कभी कभी प्रशासन के पास या स्कूल के मैनेजमेंट के पास पैसा होता है, कभी नहीं होता जर्जर को ठीक करने का, लेकिन सभी के पास ये व्यवस्था ज़रूर होती है कि बच्चों को उस जर्जर भवन में ना बैठने देना। अगर हमने उसको देखा नहीं है कि जर्जर भवन है और हम बच्चों को बिठाते रहे और फिर बाद में बोले कि सर हमने तो बता दिया था, हमारी जिम्मेदारी अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो टीचर की भी
वहाँ के एसडीएम की भी और कलेक्टर की मेरी निजी जिम्मेदारी है कि बच्चों को सुरक्षित रखना, और उसके मद्देनजर रखते हुए उन पे कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई का उद्देश्य उनके नौकरी पे कोई भी उनको नौकरी से निकालना ये उद्देश्य नहीं था, लेकिन सभी टीचर्स, सभी प्राचार्यों को ये सूचना देना था कि अगर आप बच्चों के जीवन के साथ लापरवाही करेंगे, जर्जर भवन को हम नज़रअंदाज करेंगे तो सख्त कार्रवाई होगी। और उसके बाद बहुत सारे शिक्षकों ने तुरंत से तुरंत राशि, जो भी उनके पास राशि होगी, उसको राशि को यूज़ करते हुए जर्जर भवन को ठीक कराया। मैं फिर से कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि घटना नहीं हो सकती, परंतु हमें घटना को बचाने का पूर्ण प्रयास करना चाहिए ताकि बच्चे के जीवन सुरक्षित रहे। आप सर, आपके द्वारा पहली बार शायद पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पे 7 लाइसेंस निरस्त किए गए थे। जिन 7 लाइसेंस जब वो निरस्त हुए तो कई समाज में और जनता में एक बात चल रही थी कि हो सकता है ये लाइसेंस राजनीतिक कारण से निरस्त कर दिए गए हों। लेकिन कुछ दिन बाद एक और चीज़ देखने को मिली कि बिजली विभाग की अनुशंसा पर जिन लोगों के कई लाखों में बिल बकाया थे, या फिर वो कहीं ना कहीं बिजली चोरी में उनका इन्वॉल्वमेंट था, और बिजली विभाग की अनुशंसा पर आपने फिर दोबारा से शस्त्र लाइसेंस जो आपने निरस्त किए, तो पहली बार जनता में ऐसा लगा कि शस्त्र लाइसेंस बिजली का बिल ना भरने पर भी जो ज़्यादा बका उसमें भी लाइसेंस निरस्त हो सकते हैं। तो इस चीज़ को आप क्या देखते हैं, मतलब किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, सभी बिजली बिल जिन्होंने नहीं भरे उनके लाइसेंस को हमने नहीं देखा। जिनके बिजली बिल 1 लाख के ऊपर थे जी, और जो संपन्न थे, जिनके पास माने जीवन व्यापन के लिए वो संपन्न है परंतु फिर भी बिजली बिल नहीं भर रहे, उनको हमने टारगेट किया है। जो गरीब है, कभी कभी उनका बिजली बिल का मीटर खराब हो गया और बहुत ज़्यादा बिल आ गया, उन लोगों को हमने बिल्कुल नहीं पकड़ा है, उन लोगों को हमने इसमें कंसिडर नहीं किया है। वो उनके ऊपर हम देख रहे हैं कि बिजली बिल अगर उनका कम हो सकता है, कम किया जाएगा, मीटर ठीक किया जाएगा। परंतु जो ऐसे लोग हैं जो अपना बिजली यूज़ कर रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं अच्छे से, लेकिन शासन को हानि पहुँचा रहे, उसमें उनके लाइसेंस कैंसिल किए गए थे। और लाइसेंस कैंसिल करने के बारे में मैं एक चीज़ बताऊंगा कि हम जब लाइसेंस देते हैं उसमें उनसे स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि शासन के नियमों का पालन करेंगे और शासन को कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे, किसी व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाएंगे। नियमों का अगर पालन नहीं करेंगे तो शस्त्र लाइसेंस अपने आप में निरस्त माना जाएगा। परंतु इसके बावजूद भी 2-2 लाख 4-4 लाख की बकाया राशि होती है, वो जमा नहीं करते। एक तरफ आप कह रहे हो कि हमारे पास गन है, गन सस्ती आती नहीं है, 1 लाख 2 लाख के ऊपर ही गन आती है। आप गन रखने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए, परंतु शासन का बिजली बिल का बकाया आप नहीं भर रहे हैं, तो ये अपने आप में ही विरोधाभास है। तो सभी से मेरा यही निवेदन रहेगा, शस्त्र लाइसेंस बिल्कुल निरस्त होगा अगर बिजली बिल ही नहीं, शासन की किसी भी जगह से हानि पहुंचाते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे और कोई टैक्स हो। अगर आप टैक्स चोरी कर रहे हैं, शासन आपको बार बार बता रहा है कि वो राशि भर दीजिए, तो भी आप नहीं भर रहे हैं, तो उनके खिलाफ आने वाले समय में लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई बिल्कुल की जाएगी। दतिया का एक बड़ा मुद्दा था जिससे दतिया की जनता बहुत लंबे समय से त्रस्त थी। वो मुद्दा था प्राइवेट स्कूल की मनमानी फीस, उनकी मनमानी तरीके से ड्रेस जो एक ही दुकान से पर्टिकुलर खरीदना, और उनका जो कोर्स किताबों का वो भी एक ही से खरीदना। इसके लिए कई बार दतिया के लोगों ने आवाज़ उठाई, लेकिन जैसे ही आप आए आपने कुछ दिनों के अंदर ही एक फिर दोबारा से एक आदेश दिया कि इस तरह की मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। तो मतलब आपने इस चीज़ को कैसे लिया, कि कैसे आपको समझ में आया कि जनता स्कूल फीस मनमानी से और एक जो किताबों के मनमानी दाम है और एक ही जगह से खरीदना, इससे त्रस्त है? कैसे? हमारे देश में पहले गवर्नमेंट स्कूल में ही सब लोग पढ़ते थे, मैं पढ़ा हूँ, शायद आप भी पढ़े होंगे जी। परंतु जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ी है, ग्रोथ हुआ है, तो हर पिता को माता को लगता है हमारा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए। तो जो भी अच्छा स्कूल होगा, चाहे नवोदय विद्यालय, सरकारी स्कूल, उसमें भेजना चाहते हैं। सरकारी स्कूल अगर अच्छा है तो, अगर प्राइवेट स्कूल अच्छा है, नज़दीक है, तो प्राइवेट स्कूल में भेजना चाहते हैं। वो अपने जीवन में जो भी कमाते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा वो शिक्षा में लगाते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य में लगाते हैं बच्चे के। ऐसे में शासन ने एक नियमावली दी है जिसमें हम हर साल 10% तक फीस बढ़ा सकते हैं। परंतु ये देखने में आता है कि बहुत सारे स्कूल जहां उनके एडमिशन ज़्यादा होते हैं, अपनी मन मर्जी से फीस बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि एडमिशन उनके पास आना है,
तो वो एकदम फैलने के टाइप में पूरी की पूरी फीस बढ़ा देते हैं, जिसमें जो माता पिता बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो फिर पढ़ा नहीं पाते। अगर वो फीस भर भी देते हैं तो किताबों के पैसे नहीं भर पाते। किताबें भर देते हैं तो ये लोग कहीं ना कहीं से उनको ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर करते हैं, किताबें ऐसे खरीदने के लिए मजबूर करते हैं जिसका कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसी पब्लिकेशन की खरीदिए, इसी ऑथर की खरीदिए, जो कि नियमों के पूर्णतः खिलाफ है। सभी से मीटिंग कराई, सभी स्कूल ओनर से मीटिंग कराई, स्पष्ट निर्देश दिए गए। आप कोर्स बताएंगे जैसे इतिहास, एनसीईआरटी, इतिहास और एनसीईआरटी इतना ही बताएंगे। किस ऑथर की किताबें खरीदनी है ये बिल्कुल नहीं बताया जाएगा। किस किताब के शॉप से खरीदनी है ये बिल्कुल नहीं बताया जाएगा। कपड़े आप बता दीजिए कौन से कलर के कपड़े आपको बच्चे को चाहते हैं, उसका डिस्प्ले लगा दीजिए। फिर वो पेरेंट जिस टेलर से, जिस दुकान से खरीदना चाहते हैं उस दुकान से खरीदेंगे। कोई भी किताब वाला ये नहीं लिखेगा हमारे यहाँ इसी स्कूल की किताबें मिलती है, कोई भी कपड़े वाला ये नहीं लिखेगा हमारे यहाँ इसी स्कूल किताब के मिलते हैं। वो जहाँ जाना चाहता है वहाँ जाएगा। अगर ऐसा पाया जाता है कि पेरेंट्स को ज़बरदस्ती कराया गया कि आप इसी किताब वाले से किताबें लीजिए, यही किताबें लीजिए, जिसमें स्पष्ट रूप से ये मैं मानूंगा कि कमीशन का खेल चल रहा है, और उस स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें हो सकता है कि उनका लाइसेंस भी हमें निरस्त करने के अगर कार्रवाई करना पड़े तो करेंगे। प्रशासन का एक ही उद्देश्य है, फ्री फेयर इकोनॉमी, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा जरूर देना है, लेकिन नियंत्रण होना चाहिए ताकि लोगों को सुविधाएं भी मिले, प्राइवेटाइजेशन का लाभ भी हो, परंतु प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में कोई एक व्यक्ति या कोई एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा फायदा ना उठा पाए। तो सभी को फीस को कंट्रोल करना, किताबों के रेट को कंट्रोल करना, ड्रेस के प्राइजेस होते हैं उसको कंट्रोल करना, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, और प्रशासन का प्रतिनिधि होने के नाते हम वो जिम्मेदारी जरूर निभाएंगे। बहुत अच्छे सर। अब हम बात करते हैं सर सेहत की। आजकल जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो है सेहत। देखने में आ रहा है छोटे छोटे बच्चे कुछ भी खा के जल्दी बीमार पड़ रहे हैं, एक नई यंग एज को कैंसर हो जा रहा है या हार्ट अटैक आ जा रहा है। ये सब खेल चल रहा है सिर्फ और सिर्फ मिलावट से, और वो मिलावट का खेल इतना ज़्यादा है कि तेल में, रिफाइंड में, सब चीज़ में मिलावट। आपके आते ही आपने सबसे पहले गेहूं के मील जो थे उनकी चेकिंग करवाई, फिर दतिया में एक बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से फूड की टीम, पूरी फूड विभाग की टीम, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानें, ये सब चेक करने लगी। तो आप इसमें और क्या अच्छा होना चाहिए कि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना हो? आपने सही कहा है, जब भी त्यौहार आते हैं तब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होता है। हमारे प्रशासन की प्रयास यही रहेगा, जैसे पनीर आजकल लगभग 80% तक पनीर नकली आ रहा है, और पनीर को जांच करने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती है। तो जो त्यौहार आ रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के बहाने मैं सभी को ये बताना चाहूँगा, और ये वार्निंग ही समझ सकते हैं कि मिलावट अगर करेंगे तो ऑन स्पॉट पकड़ा जाएगा और ऑन स्पॉट कार्रवाई होगी, जिसमें हम दुकान को भी सील करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। पनीर, खोआ और जो पेढ़ा होता है, रसगुल्ला, इन सब में बहुत ज़्यादा मिलावट आ रही है। मिलावट पे हमारी पूरी नज़र रखी जाएगी, और ऐसे में अगर कोई मिलावट दिखता है तो उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई, एफआईआर की कार्रवाई भी होगी, और दुकान के लाइसेंस। सर 30 जून को आप पहली बार दतिया अस्पताल पहुंचे, और फिर उसके बाद आप लगातार दतिया अस्पताल जा रहे हैं, और देखने में ये मिल रहा है कि वहाँ सुधार भी हो रहा है, और जो ऐसे लोग हैं जो काम नहीं करना चाह रहे हैं या लापरवाही दे रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी आपके द्वारा हो रही है। साथ ही मैं दिखाना चाहता हूँ कि दतिया से कई कमेंट आ रहे हैं कि रात 11 बजे जिला अस्पताल में आम नागरिक की तरह पहुँचना। ये आलोक खरेजिया ये लिख रहे हैं, ऐसे कलेक्टर हर जिले में हो जाएं तो काफी हद तक सुधार होगा। एक राजेश पुरोहित जी हैं, वो लिख रहे हैं, पूरे प्रदेश में ऐसे कर्मठ अधिकारी आ जाएं तो प्रदेश की काया पलट जाएगी। मतलब बहुत खूब। हमारे संवेदन जिलाधीश महोदय ये लिख रहे हैं, भगवत सिंह दांगी जी, और कई सारे कमेंट है जो मैं नहीं पढ़ पा रहा, बहुत सारे कमेंट है, नाम नहीं ले पा रहा। एक व्यापारी भी है इसमें, सनी आडवाणी, वो लिख रहे हैं कि सर एक ही दिल है, आप कितनी बार जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं दतिया की जनता आप इससे खुश है, तो आगे आप क्या चाहते हैं कि और क्या अच्छा हो सके कि आप इतना अच्छा दतिया को कर सकें कि सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से एकदम चलने लगे? बहुत अच्छे से।
स्वास्थ्य के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी माँ नर्स थी और उन्होंने मैटरनिटी हॉस्पिटल में लगभग 35 साल नौकरी की है। बहुत सारे रात रात भर ड्यूटी करके उन्होंने डिलीवरियाँ की है। तो मैं जब छोटा था तो माँ के साथ मैं जाता था। बहुत बार हम लोग उठ जाते थे और रोते रोते, वही हॉस्पिटल साइड में था, क्वार्टर में रहते थे। तो रात रात भर मम्मी डिलीवरी करती थी और हमें साइड में बिठा के रखती थी, आ रही हूँ 2 मिनट में, आ रही हूँ 2 मिनट में। हम देखते थे कि बाहर पूरे रिश्तेदार खड़े हैं। कभी कभी हम देखते थे उनको बैठने के लिए नहीं है जगह, कभी देखते थे कि पानी पीने के लिए नहीं है, बेचारे वो कभी बारिश आ रही है भीग रहे हैं। तब व्यवस्थाएं भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनसे उस चीज़ से मैंने एक चीज़ सीखी है कि स्वास्थ्य के प्रति जो गरीब लोग होते हैं वो स्वास्थ्य पे चाहे जितना पैसा लगाना चाहे लगाएंगे, गरीब हो जाए, परंतु वो अपने परिजनों का जान बचाना चाहते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार लगभग जो 30% जो गरीबी में ढकेले जा रहे हैं लोग, वो 30% एक ही कारण से ढकेले जा रहे हैं कि स्वास्थ्य पे उनका जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। माने किसी को किडनी खराब हो जाती है, अगर शुरुआत में ही किडनी पे ध्यान दिया या कुछ और चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती है, पैर सड़ जाता है, लेकिन शुरुआत में प्राथमिक केंद्र पे उन पे ध्यान दिया गया होता है तो उनका पैर सड़ता नहीं है। और उस चक्कर में उनके जो पूरी पूंजी होती है जीवन भर की, वो पूंजी उसी में चली जाती है। कभी कभी लोग अपना ज़मीन बेचते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे वो लोग गरीब होते हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो अगर हम प्राथमिक जो उपचार केंद्र होते हैं, प्राथमिक, उस पर अगर हम फोकस करना शुरू करेंगे, डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी सही से निभाएंगे, नर्सेस अपनी जिम्मेदारी सही से निभाएंगे, तो मेरा पर्सनल ये मानना है कि जो लोग गरीब होते जा रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोगों को हम गरीबी से बचा सकते हैं, उनको ढकेलने से बचा सकते हैं। तो एक तरफ तो हम स्वास्थ्य की सुविधाएं देंगे, दूसरी तरफ हम लोगों को गरीब होने से बचाएंगे, जो उनका जो जीवन भर की कमाई उनसे बचाएंगे, जो आने वाले समय में वो अपने बच्चों के पढ़ाई पे, अपने माता पिता के स्वास्थ्य पे लगा सकते हैं, जिससे आने वाला कल सुरक्षित होगा। मेरा अस्पताल में जाने का उद्देश्य किसी के ऊपर ज़बरदस्ती कार्रवाई करने का कभी नहीं है, कभी नहीं रहेगा, परंतु मेरा जाने का उद्देश्य है कि कलेक्टर जब जाएंगे तो अपने आप में सुविधाएं अच्छी बनने लगेगी, लोग डरे रहेंगे। लोग का तात्पर्य मेरा यहाँ कर्मचारी लोग जो है स्वास्थ्य के, वो डरे रहेंगे और उनको पता है कि कलेक्टर आएंगे, चेक करेंगे और हमारी गलती हो गई तो कार्रवाई होगी। ये संदेश मेरा यही है, उनको डराना धमकाना संदेश नहीं है, लेकिन अगर वो डरा धमका के अच्छा काम करेंगे तो मैं ये चाहूँगा फिर वो डर सही है। तो इसीलिए मैं हर स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले समय में विजिट करूँगा, चाहे वो PHC हो चाहे वो CHC हो, और कार्रवाई जारी रहेगी अगर ज़रूरत पड़ती है तो। जी सर, एक जनता का एक हक है जिसको बोलते हैं शायद आज के ज़माने में PDS, मतलब PDS का गेहूँ या चावल, जो जनता के लिए सरकार ऊपर से स्कीम निकालती है कि लोगों तक वो पहुँचे। और पिछले एक लंबे कार्यकाल से शायद वो कालाबाजारी में जा रहा था, जनता के पास नहीं जा रहा था। जैसे ही आप आए तो मुझे याद है कि सेवड़ा में 170 बोरी, सबसे पहले से 170 बोरी चावल पकड़ा गया। उसके बाद सिविल लाइन थाने के पीछे एक कार्रवाई हुई, एक राजनंदिनी ट्रेडर्स करके, और भी कई सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो कालाबाजारी चल रही थी, तो क्या इस कालाबाजारी की जो चेन है, जो कंट्रोल से स्टार्ट होती है और बड़े बड़े व्यापारियों तक पहुंच जाती है, तो क्या उसमें बीच में कई उस जो चेन को बोल लो या माला को बोल रहे हैं, उसमें कई अधिकारी भी जुड़े हुए हैं जिससे वो चीज़ें वहां तक पहुंच रही हैं? क्योंकि अकेले कालाबाजारी करने वालों का काम नहीं है, लेकिन आपने आते ही उन पर कार्रवाई की, तो आने वाले कल में क्या उससे जुड़े हुए जो अधिकारी इस तरह का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? जी बिल्कुल सही कहा है। जब तक कि पूरा का पूरा जुड़ता नहीं एक दूसरे के साथ, तब तक ये संभव हो ही नहीं। ये बिल्कुल सही कहा आपने, बड़ी चेन है। बड़ी चेन में हमने सबसे पहले जो अटैक किया था बड़े व्यापारियों पे किया, हमने दुकानों पे अटैक नहीं किया। पहले सबसे बड़े जो गोदाम बड़े व्यापारी होते उन पे किया, जो उससे संबंधित लोग थे, चाहे वो फिर मंडी वाले सचिव क्यों ना हो, सबके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू किया। और उसके बाद फिर जो हमारे खाद्यान्न की दुकान थी, PDS शॉप थी, गले की दुकान थी, उसके ऊपर कार्रवाई करना शुरू किया। और जैसा आपने कहा है कि जो इन्वॉल्व होंगे उन सब पे कार्रवाई होगी। कार्रवाई निरंतर जारी है, सब पे कार्रवाई होगी। उद्देश्य प्रशासन का एक है कि अनाज जो गरीबों का है, गरीबों के थाली में ही जाए जी, वो कहीं और ना जाए।
इसके लिए जो भी चेन तोड़ने के लिए ज़रूरत पड़ेगी वो हम तोड़ेंगे और निरंतर जारी है। इसमें हमने लगभग अभी तक 10 से ज़्यादा एफआईआर किए हैं। कम से कम 15 से 16 बड़े बड़े व्यापारियों के गोडाउन पे छापे मारे हैं और 100 से ज़्यादा दुकानों पे छापे मारे हैं। एक साथ हमने लगभग 30 से ज़्यादा दुकानों के लाइसेंस रद्द कराए हैं जी। तो कार्रवाई चल रही है। समय ज़रूर लगेगा क्योंकि वो बहुत पुराना, जितनी पुरानी बीमारी होती है उतना ठीक होने में समय लगता है, परंतु हमारा निर्धार है और हमारा प्रयास लगातार जारी है। आने वाले समय में हम अपेक्षा करते हैं कि दिवाली तक सिस्टम काफ़ी अच्छे तक ठीक हो जाए ताकि दिवाली लोग बहुत खुशी से मना पाए। और फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा, लापरवाही और कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सख्त कार्रवाई ज़रूर होगी। अब बात करते हैं सर, अब बात करते हैं हम किसानों की। किसानों को जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है वो होती है एक तो खाद लेने में, दूसरा होती है खाद की कालाबाजारी, और तीसरी चीज़ आती है उनको कि अगर कालाबाजारी से वो कैसे भी औने पौने दाम में खाद खरीद लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं उन्हें नकली मिलती है। आप आए, आपने आते ही एक फिल्म की स्टोरी की तरह एक ही दिन में दतिया जिले की कई तहसीलों में एक साथ कई दुकानों पर रेड डलवाई, तो ये एक अच्छी कार्रवाई है। अब मैं चाहता हूं कि किसानों के लिए और आप ऐसा मतलब क्या करना चाहते हैं कि जिससे उन्हें ऐसा लाभ पहुंचे कि इन जो नुकसान उन्हें हो रहे हैं नकली खाद से, कालाबाजारी से, वो ना हो। सबसे पहले आपने जो कहा वो मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं आया था तो मेरे पास बहुत शिकायतें आई कि प्राइवेट संस्था और डबल लॉक केंद्र जो गोडाउन है, सरकारी गोडाउन, वहाँ से भी खाद सही से नहीं दी जा रही है, नकली खाद दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने प्राइवेट जो दुकान थे उसमें एक साथ 52 दुकानों पे कार्रवाई की थी, लगभग 7 से 8 एफआईआर भी किए थे, और जिसके कारण जो माहौल बना यहाँ कि कालाबाजारी को रोकने का और गलत जो अमानक खाद है उसको बेचने का, वो जो प्रोसेस है वो बहुत हद तक कम हो गया। उसके बाद हमारे पास शिकायतें उस तरीके से नहीं आई, और बीच बीच में जो भी शिकायतें आई, भांडेर से आई, कभी सेवड़ा से आई, तो रातों रात हमने उसमें रेड कराई है और सभी के सभी जगह जहाँ शिकायत आई वो सही भी पाई गई है और एफआईआर भी की है जी। उसके बाद डबल लॉक केंद्र में हमने देखा था कि पिछले साल बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर हुआ था। जो सरकारी गोडाउन है उसमें बहुत सारे लोग एक साथ 400, 500 लोग जमा हो जाते थे, और हमारे सरकारी गोडाउन है उसकी क्षमता होती थी 100 या 150 जी। तो लोग 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दूर से आते थे, रात भर जगे रहते थे, लेकिन उनको 2-2 दिन तक खाद नहीं मिलती थी। उसको हमने एक झटके में बंद करा दिया, कोई भी गोडाउन से नहीं होगा। हमारे पास सोसाइटी या 100 से ज़्यादा सोसाइटी है जो अलग अलग गाँवों में है जी, पूरे जिले भर में है, तो उनको दे दिया गया। अब किसी भी किसान को 4 या 5 किलोमीटर से ज़्यादा जाना नहीं पड़ता है। 5 किलोमीटर जाता है वो, अगर आज नहीं मिला तो दूसरे दिन 5 किलोमीटर जा सकता है, लेकिन 100 किलोमीटर आएगा तो दूसरे दिन वापस घर नहीं जा सकता वो। हाँ। अब अगर खाद नहीं भी है दुकान में तो भी 5 किलोमीटर वापस जाने में उसको दिक्कत नहीं है, फिर दूसरे दिन आ जाएगा। इसके कारण जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी वो कम हो गई। किसानों को जो लंबा समय तय करना पड़ता था, उनके 2-2, 3-3 दिन जाते थे, वो कम हो गए। और उनके पास अब क्योंकि गांव के आसपास ही रहती है तो 70-80% तो गांव में ही मिल रहा है, तो उनको जानकारी घरे बैठे ही मिल रही है कि आजू बाजू के लोग बता देते हैं कि खाद अवेलेबल है या नहीं है, तो जिस दिन अवेलेबल है अब वो चले जाते हैं। आने वाले समय में भी खाद, पिछले साल से हमारे पास इस साल थोड़ा खाद कम मिला है, थोड़ा धीरे धीरे आ रहा है, परंतु इस बार लॉ एंड ऑर्डर नहीं हुई है। आने वाले समय में भी कालाबाजारी पे जो भी शिकायतें हमें मीडिया से या कोई पर्सनल, रात को भी 11 बजे कोई पर्सनल मैसेज करता है मुझे, वो शिकायतों पे कार्रवाई जारी रहेगी, और जिससे अमानक खाद किसी भी हालत में हम बेचने नहीं देंगे, गलत खाद बेचने नहीं देंगे, ताकि किसानों के पास अच्छी खाद जाए और उनकी पैदावार अच्छी। जी, मेरा एक और सवाल है आपसे सर, कि जिस तरह से पीतम्बरा माई पे पूरे देश से लोग आते हैं, भीड़ भी बढ़ती जा रही है, तो जाहिर सी बात है अतिक्रमण भी बहुत हो रहा था, बहुत हद तक हो रहा था। आपने उस अतिक्रमण को कहीं ना कहीं हटाया, और उसमें ये भी देखने को मिला, कई लोगों ने बोला जैसे कि छोटे दुकानदार परेशान हो रहे हैं, तो आपने छोटे दुकानदार हो या बड़े, क्योंकि मैंने देखा एक बड़ा होटल भी बना है साइड में, उसकी भी पार्किंग आपने हटवा दी, बोल दी यहाँ से हटाओ, तो मेरे ख्याल से कि आपके लिए छोटे बड़े सब बराबर हैं। तो मतलब जो पीतम्बरा से इतना आपने अतिक्रमण हटाया, एक जगह रोड चौड़ी हो गई, थोड़ा अच्छा लगने लगा,
तो इस पूरी कार्रवाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा सबसे पहले यही कहना है कि अगर कोई व्यक्ति दर्शन करने के लिए आता है, अतिक्रमण के कारण, ट्रैफिक जाम के कारण उसका अगर 15-20 मिनट बर्बाद हो रहा है एक व्यक्ति का, तो एक दिन में लगभग अगर 1 लाख व्यक्ति आ रहे हैं तो लगभग 15 लाख मिनट हम अपनी इकोनॉमी के बर्बाद कर रहे हैं। जी। तो अगर मुझे 15-20 मिनट लेट हो जाता है, वो मिनिमम समय बता रहा हूँ, अगले बार मैं आने के लिए सोचता हूँ तो मैं सोचूंगा कि मुझे 15 मिनट माने आधा पौन घंटा वहाँ फालतू में लग रहा है, तो जाने दो, अब 1 महीने बाद जाऊंगा। जी। तो ऐसे में जो आने वाले लोग हैं, श्रद्धालु हैं, उनको हम कम कर रहे हैं। जी। और सबसे बड़ी बात कि उनको हम एक्स्ट्रा परेशान कर रहे हैं जस्ट अतिक्रमण के कारण, परेशानियां उनको दे रहे हैं। हमने देखा है उज्जैन, वाराणसी और बाकी बड़े संस्थान, बालाजी हो, बाकी बड़े संस्थान, वैष्णो देवी देखिए, वहाँ उन्होंने अतिक्रमण की कार्रवाई कराई, लोगों को अतिक्रमण से हटाया। अयोध्या उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और 1 या 1.5 साल में आपने देखा है 10 गुना श्रद्धालु वहाँ बढ़े, क्योंकि आपकी जो कैरिंग कैपेसिटी होती है किसी भी मंदिर जाने की, वो बढ़ जाती है। अगर लोगों को रास्ते में चलने के लिए आप मौका देंगे तो जहाँ 10,000 आ सकते हैं वहाँ 1 लाख आ सकते हैं। अभी हमने अतिक्रमण के कारण 1 लाख के बजाय 10,000 ही अलाउ कर रहे हैं, ताकि क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। जब हम अतिक्रमण निकालेंगे, पूरा खुला छोड़ेंगे, तो बहुत सारे लोग आएंगे, तो 10,000 के बजाय 1 लाख आएंगे। उसका असर हमारी इकोनॉमी पे भी पड़ेगा, श्रद्धालुओं को भी फायदा होगा, और ओवरऑल जो दतिया का विकास है वो भी बढ़ेगा। जी। तो हम अगर 10-15 लोग अतिक्रमण करते या 20 लोग अतिक्रमण करते, मैं मान सकता हूँ उनकी रोजी रोटी का प्रश्न आ सकता है। जी। जी। तो हमने उनको बोला है कि अगर आप साइड में लगा देते हैं जी, तो हमें उससे दिक्कत नहीं, ताकि जो हमारा ट्रैफिक है उसको जाम ना हो। उसको जाम ना हो, ये उद्देश्य उसका था, और हम लोग उस पर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और मेरा पर्सनल है कि मुझे अगर माई की सेवा करनी है, भगवान की सेवा करनी है, तो भगवान की सेवा मेरे लिए शायद मंत्र पढ़ना शायद उतना अच्छा ना हो। मेरे लिए सेवा यही है कि माई के पास जो श्रद्धालु दर्शन करने आए हैं उनको दर्शन करने में कोई दिक्कत ना हो, यही मेरा उनके प्रति सेवा है। इसके लिए और एक चीज हम लोग कर रहे हैं कि पार्किंग की व्यवस्था कम थी। आने वाले 6-8 महीने में लगभग हमारे पास एक साथ 300 से 400 कार की पार्किंग एवं लगभग उतने ही 400 से 500 बाइक की पार्किंग की व्यवस्था रेडी हो जाएगी, जिससे फिर लोगों को सिर्फ गाड़ियां वहां तक लानी, उसके बाद गाड़ी अंदर नहीं आने देंगे, लोग पैदल चलते जाएंगे, जिससे तेजी से दर्शन होंगे। दर्शन करके तुरंत वो पार्किंग में जाएगा, वहां से गाड़ी निकाल के सीधा हाईवे पे लगेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अन्य शहरों में और अन्य जगह हो रहा है जी, उज्जैन में और अयोध्या में जैसे ही हो रहा है। जी जी सर, अभी मेरा लास्ट सवाल है, आपके पास चुनौती बहुत ज़्यादा है और जिम्मेदारियां भी ज़्यादा हैं, आप कई सिस्टम से लड़ रहे हो, कई कालाबाजारी हो गई, खाने का फूड वाला हो गया, या फिर हॉस्पिटल में हो गया, या फिर कोई किसी काम के लिए रिश्वत मांग रहा है, पीडीएस की दुकानें हो गई। तो ये तो एक सी समाज में जो छुपे हुए लोग हैं, कालाबाजारी वाले वो लोग हैं। इसके साथ साथ कई हमारे सिस्टम में भी उनसे जुड़े हुए लोग हैं, कई ऐसे सरकारी कर्मचारी हैं जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं और उनको कहीं ना कहीं छूट देते हैं, ठीक। और तो मुझे लगता है कि समाज के लिए अच्छा करने के लिए पहले तो आपको इन लोगों से लड़ना पड़ रहा है, फिर जो सिस्टम में छुपे हुए इस तरह के लोग हैं जो उन लोगों को बढ़ावा देते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं, उन्हें छूट देते हैं, तो इन लोगों से निपटना आपके लिए कितना मतलब कठिन रहेगा, या आगे वाली चुनौती वो साबित होगी उन लोगों से निपटना? क्योंकि वो एक कहावत है ना कि घर का भेदी लंका ढाए, तो कहीं ना कहीं इस तरह की कहावत भी ये हो रही है कि मतलब अपने ही सिस्टम में आपके नीचे ही कई कर्मचारी ऐसे हैं जो इन चीजों को, कालाबाजारी हो गई, फूड हो गया, मिलावट हो गई, तो इन अस्पताल हो गया, इन सबको बढ़ावा देते हैं। तो ये आपकी इस चुनौती को आप कैसे लेंगे? जब से मैं आया हूँ कुछ ना कुछ होते रहता है, मीडिया में आते रहता है, कभी कभी मेरे पापा मम्मी मेरे साथ ही रहते हैं जी, तो बोलते हैं कि थोड़ा जान बचा के उनको भी डर लगा रहता है कि कोई आ जाए, और यहाँ ऐसे बंदूक की घटनाएं होती रहती है। कभी कभी वो बोलते हैं कि बहुत ज्यादा दुश्मनी नहीं लो जी जी, परंतु किसी को तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी जी, एक को तो बुरा बनना पड़ेगा अगर समाज को अच्छा बनाना है। मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि जब आप अच्छा काम करते हैं तो कुछ को अच्छा लगेगा, कुछ को बुरा लगेगा।
कुछ आपके समर्थक हो जाएंगे, शायद हो सकता है ज़्यादा लोग समर्थक होंगे, लेकिन कुछ गिने चुने लोग आपके अगेंस्ट भी जाएंगे। जब आपके अगेंस्ट जाते हैं वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो सकते हैं, कुछ भी आप जानते हैं, चाहे वो शिकायत हो, चाहे वो मारामारी हो, चाहे कुछ भी हो। परंतु मुझे यही लगता है कि माई का आशीर्वाद है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, माई करा रही है मेरे से। वो जहाँ तक बोलती है, माँ जब तक बोलती है तब तक हम करते रहेंगे, जब यहाँ से जाने का मौका आएगा निकल जाएंगे। आज हमने जो अपने दतिया कलेक्टर साहब से जो बात की है, मुझे लगता है कि आप सभी लोग संतुष्ट होंगे और उनकी जो कार्य प्रणाली है उसके बारे में भी आप लोगों को जानने को मिला। और मैं भी साथ में इस संदेश आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि भविष्य में मैं भी चाहता हूं कि हमेशा इसी तरह के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हम लोग साक्षात्कार करें, क्योंकि मैं भी एक मैसेज देना चाहता हूं कि एक झूठी प्रशंसा, ये झूठी बातें आम जनता तक पहुंचाना मतलब जनता को गुमराह करना है। और जब ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हों तो उनसे दो बात भी करना एक गर्व की बात है। तो ये मेरे लिए भी एक गर्व की बात है कि आज दतिया कलेक्टर साहब से मैंने बात की, और आप सभी को मेरी ओर से भी धन्यवाद।